नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एक पारिवारिक संपत्ति के अंदर सभी भाई बहनों का बराबर अधिकार है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि पारिवारिक संपत्ति के अंदर एक ऐसा कानून भी होता है जहां पर एक भाई या एक बहन सभी बाकी भाई बहनों की संपत्ति को भी बेच सकता है, उसको कानूनी रूप से यह अधिकार मिला है और कोर्ट जाकर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर क्या कर सकते हैं? और यह चीज जो मैंने अभी आपको बताई, इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट और लैंडमार्क दोनों जजमेंट मैं आज आपको क्लियर करके देने वाला हूं। आज हम बात करेंगे एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि उस संपत्ति के बारे में जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति का हिस्सा होता है। आमतौर पर लोगों को पता होता है कि बिना बंटवारा किए कोई संपत्ति नहीं बेच सकता, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि बंटवारा करने की भी जरूरत नहीं है। उसी सदस्यों में से कोई एक सदस्य उठकर बाकी लोगों की संपत्ति भी बेच सकेगा और आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून में ऐसा प्रावधान भी दिया गया है, तो आप लोगों को समय रहते ही इस चीज के बारे में अवेयर होना अनिवार्य है ताकि आप लोग अपना लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बचा सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को द लीगल चैम्बर पर दी गई वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या जिसको अनपार्टीशन प्रॉपर्टी बोला जाता है, आखिरकार वो होती क्या है। देखिए, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर एक अविभाजित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका आज तक बंटवारा ही नहीं किया गया। ऐसी कंडीशन में कानून यह बोलता है कि अगर एक अविभाजित संपत्ति है और आप लोग उस संपत्ति को आगे बेचना चाहते हैं, तो आप केवल अपना शेयर बेच सकते हैं, स्पेसिफिक पोर्शन नहीं बेच सकते। यानी कि आप ये तो कहकर बेच सकते हैं कि टोटल संपत्ति में से मेरा 1/4 बनता है और मैं उसको बेच रहा हूं, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि 1/4 मेरा आगे वाले साइड का बनता है, पीछे वाली साइड का बनता है, ऊपर वाली साइड का बनता है। इस तरीके से हिस्सा बताकर नहीं बेच सकते। कारण, हिस्सा निर्धारित करने के लिए आप लोगों को पहले बंटवारा करवाना अनिवार्य है। और ऐसी अनेकों जजमेंट है, जैसे कि रामदास वर्सेस सीताबाई। इसके अलावा भी कई अनेकों जजमेंट है जहां पर साफ बोला गया है कि अनपार्टीशन प्रॉपर्टी यानी कि अविभाजित संपत्ति में आप सिर्फ शेयर बेच सकते हो, पर कोई स्पेसिफिक पोर्शन नहीं बेच सकते। और अगर एक व्यक्ति एक स्पेसिफिक पोर्शन बेच रहा है बिना बंटवारा हुए, या जितना उसका हिस्सा बनता है उससे ज्यादा हिस्सा बेच रहा है बिना बंटवारा हुए, तो उस प्रकार की डीड को अवैध ठहरा दिया जाएगा। यह भी चीज आप अगर मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो मैंने अनेकों जजमेंट दिखाकर आपको क्लियर करी होगी। अब ये जो मैंने आपके साथ क्लियर किया, ये एक बेसिक लॉ है जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल लॉज की, उस कानून के बारे में जहां पर एक संपत्ति में जितने भी हिस्सेदार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन सभी हिस्सेदारों में से कोई एक हिस्सेदार यह भी पावर रखता है कि वो बाकी हिस्सेदारों की संपत्ति बेच सकता है, वो भी उन लोगों से बिना परमिशन लिए। और ऐसा नहीं है कि केवल ये बात मैं यहां पर बोल रहा हूं, ऐसा समय समय पर होता आया है और उस चीज से संबंधित मैं जजमेंट भी आज आपको क्लियर करूंगा। पहले आप लोगों को जानना होगा कि आखिरकार ऐसा कर कौन सकता है। देखिए, हर परिवार के अंदर एक मुखिया होता है। मुखिया किसे कहते हैं? जो पूरे परिवार को संभालता है। हो सकता है आपके दादाजी हो, आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो। उसको लीगल लैंग्वेज में कर्ता ऑफ द फैमिली बोला जाता है। यानी कि वही परिवार के सभी जिम्मेदारियां उठा रहा है, वही परिवार के सभी फैसले ले रहा है, और ऐसी कंडीशन में कर्ता होने के कारण उसके पास कुछ स्पेशल अधिकार है और वो इन स्पेशल अधिकारों को संपत्ति को बेचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो अधिकार क्या क्या है, एक एक करके मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी संपत्ति को बेचने की बात आएगी, जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसका जो संपत्ति में हिस्सा बनता है,
और उसके अलावा बाकी हिस्सेदारों का भी जो हिस्सा बनता है, उस हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली के पास यह अधिकार है कि वो सभी लोगों का हिस्सा वहां पर बेच सकेगा। अब बेचने के लिए कौन सी कंडीशन, कौन सी सिचुएशन होना अनिवार्य है, यह मैं एक एक करके आपको बता दूं। देखिए, 3 चीजों का देखा जाना अनिवार्य होता है। कब? जब कर्ता ऑफ द फैमिली किसी दूसरे के अविभाजित हिस्से को बेचने चलता है। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन है लीगल नेसेसिटी, दूसरी होती है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, तीसरी होती है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। ये तीनों कंडीशन मैं डिस्प्ले पर दिखाकर एक एक करके क्लियर करूंगा। बड़ी ध्यान से अब डिस्प्ले पर देखकर आपको समझना होगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है लीगल नेसेसिटी की। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप। देखिए, लीगल नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, पहले यह जानना जरूरी है। देखिए, लीगल नेसेसिटी का सिंपल ऐसा मतलब है कि परिवार में कोई आपातकालीन स्थिति आकर खड़ी हो गई हो। आपातकालीन जिसे इमरजेंसी बोला जाता है, पर वो इमरजेंसी लीगली रूप से वैलिड होनी चाहिए। जैसे कि परिवार में किसी का इलाज करना जरूरी है और इलाज कराने के लिए जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, उसी को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। तो वो क्या करता है, परिवार की जमीन बेच देता है। और इस स्थिति में कोई भी मायने नहीं रखता कि उस संपत्ति को जिसको बेचा गया है, किस किस का हिस्सा उस संपत्ति में बनता था। अगर लीगल नेसेसिटी है, कोई इमरजेंसी है, तो कर्ता ऑफ द फैमिली के पास यह अधिकार है कि वो संपत्ति को बेच सकता है, चाहे उसमें किसी भी व्यक्ति का हिस्सा हो। लीगल नेसेसिटी में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या स्थिति हो सकती है, यह भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, देखिए लीगल नेसेसिटी जैसे कि आपको गवर्नमेंट का रिवेन्यू टैक्स भरना हो, वो भी लीगल नेसेसिटी है। आपको परिवार के किसी सदस्य की मेंटेनेंस के लिए चाहिए पैसा, वो भी लीगल नेसेसिटी है। किसी की शादी करनी है उत्तराधिकारी की, हिस्सेदार की, वो भी लीगल नेसेसिटी है। तो यहां पर बताया है कोई भी इमरजेंसी का कार्य जिसके चलते संपत्ति को बेचना अनिवार्य हो रहा है, वो लीगल नेसेसिटी में आ जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप कोई जुआ खेलकर, किसी गलत संगत में पड़कर कर्जा कराकर बैठे हैं, तो वो लीगल नेसेसिटी नहीं माना जाएगा। उसके लिए जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, वो बंटवारा करके उसका जितना हिस्सा आएगा केवल उतने हिस्से को बेच सकता है, बाकी सदस्य के हिस्से को अपनी पावर इस्तेमाल करके नहीं बेच सकता। वो सिर्फ लीगल नेसेसिटी के लिए होता है। अब दूसरी कंडीशन है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, यानी कि अगर परिवार का मुखिया, कर्ता ऑफ द फैमिली, अपनी उस पारिवारिक संपत्ति का बेनिफिट लेने के लिए, उसके भले के लिए किसी हिस्से को बेच देता है, तो वो माना जाता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। एग्जांपल के तौर पर, आप लोगों की 100 गज जमीन थी या फिर 100 बीघा जमीनें थी, सारी की सारी जमीन उपजाऊ नहीं थी, बंजर पड़ी रहती थी। अब परिवार के मुखिया ने क्या करा, 1/3 जमीन यानी कि करीबन करीबन 30-35 बीघे जमीन को बेचकर कहीं और दूसरी जमीनें खरीद ली, और जो दूसरी जमीनें खरीदी गई हैं वो बिल्कुल उपजाऊ है। अब यहां पर देखा जाए तो बेनिफिट के लिए बेचा गया है, ताकि ये जमीनें बेचकर अगर कहीं और खरीदे जाए तो वहां पर उपजाऊ हो और हम खेती बाड़ी कर सके। तो ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट माना जाता है। कई बार देखने को मिलता है जमीन का कोई हिस्सा बेचकर घर बनवा दिया जाता है, घर में मरम्मत करवाई जाती है, यह भी बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के अंदर ही काउंट होगा। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं 2 रिलेटेड जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा, देखिए जजमेंट थी हरि सिंह एंड उमराव सिंह। इन्होंने यही बोला जो मैंने आपको समझाया था, अगर एक ऐसी जमीन है जो उपजाऊ नहीं है, उसको बेचकर कहीं और खरीद ली जो उपजाऊ है, तो वो बेनिफिट ऑफ द एस्टेट माना जाएगा। दूसरा है गोलामुडी वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक। इन्होंने यही बोला, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ताकि आप अपने किसी फैमिली बिजनेस होटल में रेनोवेशन करा सकें, तो वो भी बेनिफिट ऑफ द एस्टेट ही माना जाता है। नौ, तीसरी कंडीशन आती है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। ये क्या होता है, परिवार में किसी का श्राद्ध कराना हो, किसी का जन्म हुआ है उसकी कोई रिलीजियस सेरेमनी करानी हो, किसी का देहांत हो गया उसकी 13वीं या कोई फाइनल सेरेमनी करानी हो, कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए अगर आप परिवार की जमीन बेच देते हो तो वो इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज में आता है। या फिर बड़ी ध्यान से देखिएगा, कर्ता ऑफ द फैमिली को यह भी पावर है कि पूरी जमीनों में से, यानी कि अगर उदाहरण के तौर पर 100 बीघा जमीन है तो उसका एक टुकड़ा यानी कि 10 बीघा 15 बीघा वो दान के तौर पर भी दे सकता है, चैरिटेबल पर्पस के अंदर, मस्जिद मंदिर वगैरह वगैरह। तो ये भी इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज में आएगा। और ये सारे के सारे पॉइंट रेलिवेंट जजमेंट में मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताए, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ द स्टेट और इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, ये तीनों के तीनों परिवार का जो मुखिया है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, वो एक अविभाजित संपत्ति यानी कि अनपार्टीशन प्रॉपर्टी को भी बिना किसी सदस्य से पूछे आगे सेल कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है। नाउ ये मैंने कंडीशन आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई। अब मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं।
एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है बी रेडी दर्शवा रेड्डी, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस वी मंजुनाथ एंड अदर, यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर है 7037 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 13 दिसंबर साल 2021। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर बोला गया कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि जिसका बंटवारा नहीं हुआ, उसको लीगल नेसेसिटी या बेनिफिट ऑफ द स्टेट के चलते बेच देगा, तो जितने भी अनडिवाइडेड मेंबर है यानी कि जिनका हिस्सा उसमें बनता था, वो चाहे माइनर हो, 18 साल से कम उम्र का कोई हो, विडो हो, विधवा हो, वो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, वो भी उस कर्ता ऑफ द फैमिली के अंदर बाउंड माने जाएंगे। यानी कि जो मैंने चीज अभी आपको बताई कि कर्ता ऑफ द फैमिली के पास ये अधिकार है, वो ही सेम चीज यहां पर इस लैंडमार्क जजमेंट में बताई गई। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट 2024 की जजमेंट के बारे में। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप, केस टाइटल था हमारा सी केमन्ना वर्सेस मुनि चनियप्पा एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है 2024 कर्नाटका 165 और रेगुलर सेकंड अपील नंबर है 1102 ऑफ 2008 और डेट ऑफ ऑर्डर है हमारा 18 मार्च साल 2024। यानी कि बिल्कुल इसी साल की जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या हेल्ड किया गया ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से। देखिएगा, यहां पर यही मैटर उठा था कि एक कर्ता ऑफ द फैमिली ने यानी कि हेड ऑफ द फैमिली ने बाकी दूसरे हिस्सेदारों की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल करा और बाद में यह बोला कि हमारे परिवार पे तो लोन था और उन सभी लोगों का मैं लोन चुकाना चाहता हूं, इसीलिए परिवार का मुखिया होने की वजह से सभी लोगों का हिस्सा बेच रहा हूं। और बाद में क्या करा, किसी तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेच दी गई। तो यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि देखो, जो कर्ता ऑफ द फैमिली है वो बाकी दूसरे हिस्सेदारों को भी हिस्से को अपनी पावर के तहत एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से किसी तीसरे इंसान के नाम पर एग्रीमेंट कर सकता है, अगर वो परिवार के बेनिफिट के लिए किया गया हो, लीगल नेसेसिटी के चलते। जैसे कि यहां पर कर्ता ऑफ द फैमिली ने कहा था कि परिवार पर लोन है, सभी सदस्यों पर लोन है, उस लोन को चुकाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ऐसे केस में इन्होंने बोला कि कर्ता ऑफ द फैमिली अगर एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है और एक अविभाजित संपत्ति में सभी लोगों का हिस्सा जोड़कर बेच रहा है, तो यह लीगली रूप से बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। कारण, क्योंकि यह लीगल नेसेसिटी में आ जाता है। अब दोस्तों, यहां पर आपको पता लग ही गया कि कितनी ज्यादा पावर होती है कर्ता की। अगर आप चाहते हैं कि और भी अनेकों कानून जान पाए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए एक काफी स्पेशल एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आप लोग उसकी बुक को पर्सनली घर मंगवाकर रीड कर सकते हैं, ताकि हर एक कानून आपको डीपली समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको बुक को परचेज करने का लिंक दिखाई देगा। Amazon से जाकर आप घर बैठे बुक भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।